नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के खत्म होते ही दोनों ओर से, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सरकार बनाने का दावा जो है किया जाने लगा। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने दावा किया कि छठे चरण तक हमने 272 सीटें जो बहुमत के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए, वो हमने जीत ली हैं। और 350 सीटें जो इंडिया गठबंधन लाने जा रहा हो, और इधर ही एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50 से ऊपर सीटें आने जा रही हैं। इस बीच में एक दावा यह किया जाने लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि भाई इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है तो 80% लोगों का जो हक छीनकर 20% लोगों को दे दिया जाएगा। तमाम बातें हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो है प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते रहे। क्या स्थिति है इस समय लोकसभा चुनाव की? किधर जो है समीकरण जो है बन रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, बनारस की स्थिति क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, हमसे जुड़े हैं प्रोफेसर आनंद कुमार है, राजनीतिक समीक्षक हैं, पुराने सोशलिस्ट हैं, बनारस में ही हैं, जमीनी हकीकत पहले बनारस में बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद आपको चरण जी, बहुत धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, प्रश्न ये है कि आप बनारस में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि भाई पिछली बार जो जीत अर्जित की थी उससे भी बड़ा अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वहां पर, मतलब क्या स्थिति है? आप तो वहां पर जमीनी हकीकत जानते हैं प्रोफेसर साहब। देखिए चरण सिंह जी, मेरा बनारस के चुनावों का 1967 से लगातार अनुभव है जी। और श्री नरेंद्र मोदी का जो 2014 में माहौल था उसका प्रत्यक्षदर्शी था, क्योंकि हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से श्री अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बना के आए थे। जी। इस समय बनारस में जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अजय राय, उनके समर्थक तो जगह जगह मिल रहे हैं और उनके पक्ष में पहले प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का एक रोड शो हुआ और उसके बाद अभी कल और राहुल गांधी आए और उनका चुनाव लगातार ऊपर उठ रहा है। उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जनाधार मिला है, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं का अनुशासित सहयोग मिला है और कांग्रेस पार्टी तो है ही है। वो इस इलाके के चिर परिचित, क्योंकि 4 बार वो एमएलए रह चुके हैं इस लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र से, सेवापुरी से, और 2 बार लोकसभा लड़ भी चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी के साथ एक समस्या ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे, जैसे कहा था कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसको जापान की क्योटो सिटी जैसा प्रगतिशील उद्योग केंद्र बनाएंगे और बनारस में रोजी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध बेहतर करेंगे। अब लोग कसौटी पर उनको कस रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 10 में से इनको 0 मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं 10 में से 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने विश्वनाथ जी के मंदिर का नवनिर्माण किया है और हवाई अड्डा और उसके आसपास की सड़कें ठीक की हैं। लेकिन बनारस में हवाई अड्डा तो आखिरी चीज है, असल चीज तो बस अड्डा, रेल अड्डा है। असली बात तो यहाँ के विद्या के केंद्र हैं, 4 विश्वविद्यालय हैं, करीब 40 कॉलेज हैं और फिर जो यहाँ के चिकित्सालय हैं, यहाँ का व्यापार और उद्योग है। तो नरेंद्र मोदी जी को अपने काम का लेखा जोखा देना पड़ रहा है, जिसके बारे में उनके प्रचारकों को ज्यादा पता नहीं। हालांकि इस समय 2 मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री, आधा दर्जन राज्य मंत्री और 300 से ज्यादा दिल्ली, गुजरात, जाने कहाँ के वॉलंटियर आए हुए हैं। लेकिन तो प्रोफेसर साहब वो सारी बातें है, लेकिन आपका क्या कहना है बनारस के मामले में? देखिए, बनारस में परिवर्तन की बेचैनी है। अब वो बेचैनी अगर पर्याप्त होगी कि नरेंद्र मोदी जी पराजित हो जाए तो इतिहास बन जाएगा। इतिहास इतनी जल्दी बनता नहीं है, लेकिन हर दिन इनके वोट घट रहे हैं और इनके प्रतिद्वंदी के वोट बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब,
आपने आंदोलन का बहुत दौर देखा है और चंद्रशेखर सिंह जो युवा तुर्क माने जाते थे, उनकी पत्र यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, आप उसके गवाह रहे, आप उसमें शामिल रहे। इमरजेंसी का दौर आपने देखा। इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है, तो जो आंदोलनकारी है वो बखूबी जानते हैं इन दो लोगों के होते हुए इतनी जल्दी आसानी से बदलाव जो है इतना आसान नहीं है। इमरजेंसी में आपने देखा 1.5 साल तक लोग जेल में बंद रहे, तमाम कुर्बानियां खाए। तो इस बार जो बदलाव का आधार है, आपको क्या लग रहा है कि जो बदलाव? तो ये बदलाव जमीनी है, क्योंकि किसानों में से 1,75,000 किसानों को बेदखली की नोटिस जारी की जा चुकी है। तो ये भारत बनाम इंडिया का चुनाव हो गया है। भारत मतलब ग्रामीण और इंडिया मतलब शहरी। उसी तरह से जो नौजवान है, कई हजार नौजवान यहाँ विद्यार्थी हैं और उनका भविष्य सरकारी नौकरियों पर भी जुड़ा हुआ है। और नौकरियों के इम्तिहान तो होते हैं, लेकिन पर्चा लीक हो जाता है। फिर जो यहाँ के व्यापारी हैं, पूरा बाजार चीन के मालों से भरा हुआ है। तो यहाँ के स्थानीय उद्योग के लोग हैं, साड़ी से लेकर के खिलौने तक, वो सब हताश हैं। आशा यही थी कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो नई पूंजी लाएंगे, नया उद्योग लाएंगे, नया माहौल बनाएंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं है, बल्कि अगर साधारण भाषा में कहें तो लोग कहते हैं कि बनारस पर गुजराती पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। तो अब मैं इसको बुरा नहीं मानता, गुजरात भी भारत का ही हिस्सा है और पूंजी अगर एक जगह से दूसरी जगह आती है तो ये बुरी बात नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को तो ये बुरा लग रहा है। जी, लेकिन प्रोफेसर साहब, उधर राम मंदिर का निर्माण, उधर 370 धारा, उधर हिंदुत्व, तमाम उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनके समर्थक कहते हैं भाई दुनिया में डंका बजा रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले कोई पूछता नहीं था, अब सारे देश पूछ रहे हैं भारत को। तो क्या इन सबके चलते इधर जो है आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष पर कि वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, 6ठे चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को है, तो कहां पर आप इंडिया गठबंधन को पा रहे हैं और कहां पर एनडीए को, प्रोफेसर साहब? देखिए, वंशवाद का आरोप तो कच्चा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो वारिस है इस वंश का, इंदिरा गांधी के वंश का, उसने तो अपने पुरखों की लाशों को उनकी अंतिम क्रिया की है। इंदिरा गांधी जी मारी गई प्रधानमंत्री के रूप में, राजीव गांधी जी का आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने विस्फोट में उनकी हत्या की। तो ये तो कुर्बानी का वंश है। उसी में जवाहरलाल की जेलें भी जोड़ लीजिए। लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो कहते हैं कि हाँ, विश्व में डंका बज रहा होगा, लेकिन बनारस में तो दिया तले अंधेरा हो गया है। हमको भी तो कुछ डंके की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए, हमको भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो जब घर में भूख नाच रही हो तो मंदिर कितना भी बड़ा हो, उसे भूख का तो समाधान नहीं होता। हाँ, अगर रोजी रोटी का इंतजाम होता तब मंदिर अच्छा लगता, नहीं तो इस इलाके में कहा जाता है भूखे भजन न होए गोपाला। तो बनारस के लोगों की भूख बढ़ी है, महंगाई से उनकी लाचारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर घटे हैं, और इस कसौटी पर नरेंद्र मोदी जी सफल नहीं है। यही बात पूर्वांचल की भी है। पूर्वांचल में एक लहर सी है बदलाव की। इसमें बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये सब जिले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश कहलाते हैं, यहाँ पर बदलाव की आंधी चल रही है। जी प्रोफेसर साहब, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत की, इसमें कहीं से दो राय नहीं भाई। नीतीश कुमार चाहे ममता बनर्जी रही हो मुख्यमंत्री, बिहार के टीएमसी के नेता उनसे मिले, चाहे अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता उनसे मिले, राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, तमाम नेताओं से विपक्ष के मिले। लेकिन दिल्ली में जब मीटिंग हुई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तुत कर दिया ममता बनर्जी ने, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, उसके चलते नाराज हो गए नीतीश कुमार। क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार को मना नहीं पाए जो एनडीए में चले गए? क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार की रणनीति थी जो एनडीए में चले गए? क्या लग रहा है आपको नीतीश कुमार के एनडीए में जाने का कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा, प्रोफेसर साहब? देखिए, नीतीश कुमार जी को मैं 1974 आंदोलन के जमाने से जानता हूं।
जी वो सोच विचार के कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके पीछे हटने से खड़गे जी सामने आ गए और खड़गे जी के सामने आने से दलितों के बीच में ये संदेश गया है कि जी बहुत दिनों बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी दलित को अपना सर्वमान्य नेता बनाया है और खड़गे जी देश भर में घूम रहे हैं और नीतीश कुमार श्री नरेंद्र मोदी के पर्चा दाखिले में भी नहीं पहुंच पाए। बिहार में भी ये गठबंधन आधा अधूरा है, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो धीरे प्रोफेसर धीरे साहब इतना मजबूत हुआ कि आप जानते हैं कि पहले श्री अखिलेश यादव और श्री राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से लोकसभा नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जमीन से जो आवाजें आने लगी ये दोनों उम्मीदवार भी बन गए और जब ये उम्मीदवार बन गए तो इनकी सेना में और वेग आ गया। वरना ये लगता था कि ये तो उत्तर छोड़कर रणछोड़ दास हो गए, दक्षिण चले गए। तो गठबंधन का बल बढ़ा है धीरे धीरे। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अपनी तरफ आकर्षित किया, उनकी सफलता थी, लेकिन वो वहीं रुक गया। नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के साथ जाने से उत्तर प्रदेश के जो कुर्मी समाज के वोटर हैं वो बहुत प्रभावित नहीं हुए हैं। जी प्रोफेसर साहब, देश में ये माना जाता है कि 76 साल देश को आजाद हो चुके हैं, दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला देश को। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो कांग्रेस की ओर से बढ़ाया जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। देश में आपको तो बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे 77 में। आप तो इमरजेंसी के गवाह हैं कि भाई बाबू जगजीवन राम का नाम सबसे आगे था जब 77 में जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी चौधरी चरण सिंह बन गए, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दिया तो नीलम संजीवन रेड्डी ने वो सरकार बनाना चाहते थे। उसके बाद में जब 80 में चुनाव लड़ा तो बाबू जगजीवन राम के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। तो एक टीस है दलितों ने कि भाई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। क्या लग रहा है आपको कि इस बार 2024 के चुनाव में देश को दलित प्रधानमंत्री मिलेगा? प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, दलित प्रधानमंत्री मिलेगा? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की जी दलित प्रधानमंत्री की संभावना जरूर है, क्योंकि श्री खड़गे मोरारजी के जैसे ही उम्रदार तो हैं, लेकिन स्वस्थ भी उतने ही जितने मोरारजी भाई थे, उतनी ही कड़क आवाज में भाषण दे रहे हैं। तो उनका स्वास्थ्य के आधार पर या उम्र के आधार पर रिजेक्ट करना तो मुश्किल होगा। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी इंडिया गठबंधन में तो उसके अध्यक्ष का प्रधानमंत्री बनना सहज होगा, लेकिन अगर कांग्रेस से ज्यादा टिकट या सीटें दूसरे दलों की आई या उसके आसपास रहीं तो फिर कांग्रेस की बात और दलों के बराबर हो जाएगी। तो अब तो 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा कि मतदाता का क्या आदेश है। प्रोफेसर साहब, आपने तमाम सरकारी बनती बिगड़ती देखी हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि यदि सीटें कम भी रह गई एनडीए की तो भाई सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी आएगी उभर कर, और राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि मौका मिलेगा, यदि मान के चलिए कितनी सीटें कम रह जाएं और यदि बहुमत सिद्ध करने का उन्हें मौका मिला तो लोग तो मानते हैं भाई अमित शाह जैसा सारथी उन्हें मिला हुआ है। तो पता चला इंडिया गठबंधन के कई दल जो है एनडीए में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, जो गठबंधन बन चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनका अभी तो तुरंत बिखरना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर साथ छोड़ा तो जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो सबसे बड़ा दल होगा, चाहे बहुमत ना भी हो तो उसको पहले अधिकार है निमंत्रण पाने का, तो वो तो मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि श्री नरेंद्र मोदी खुद सीट में फंसे हुए हैं, वहां अगर हार गए तब क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2, अगर जीत भी गए लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, कर्नाटक में सीटें कम हो गई तो इसका हिसाब किताब भी तो पार्टी मांगेगी। जो हारे हुए लोग हैं वो किसको पूछेंगे? तो हो सकता है कि अंदर से आवाज उठे कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल का नेतृत्व पर्याप्त रहा। जी प्रोफेसर साहब।
जैसा मैंने कहा कि संभावनाएं कई हैं। जी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा उचित होगा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको मौका जी पहले मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता जी पार्टी के अंदर और भी दावेदार हो सकते हैं, और अगर जी महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सीटें कम हुई तो उसका जी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और शाह को माना जाएगा, और तब अंदर से जी नीति परिवर्तन की आवाज भी उठ सकती है। और नहीं तो अगर सितारे सचमुच बुलंद होंगे तो नरेंद्र मोदी को ही निमंत्रण मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, जी ममता बनर्जी, इनमें से किसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? वो साम जी दाम दंड भेद के विशेषज्ञ हैं, और जी क्या होगा कहना मुश्किल है। प्रोफेसर साहब, सरकार किसकी बन रही है? अभी तो ये तो जनता 7वें चरण में तय करेगी, और आप जैसे मीडिया के जानकार ज्यादा जानते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने। वो थक चुके हैं, उनका भाषा का संयम टूट चुका है। वो मुजरा कराना चाहते हैं, भैंस खोलना चाहते हैं, और मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये अनाप शनाप तर्क दे करके अपना पक्ष रखना, इसका मतलब है कि उनके हाथ से बाजी फिसल गई है। प्रोफेसर साहब, कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए हमारे। इंडिया गठबंधन की सरकार का जी चीलापन है, और इनके जितने दावेदार हैं उनको सबको मालूम है कि या तो मिलके पार उतरेंगे और नहीं तो अलग अलग डूब जाएंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और श्री हेमंत सोरेन का हुआ, उसको देख के सभी राज्य सरकारें चिंतित हैं। इसलिए लचीलापन रहेगा, हठधर्मी नहीं रहेगी। और कांग्रेस भी जानती है कि गठबंधन की सरकार चलाने का उनका अपना अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा चरण सिंह के साथ या चंद्रशेखर के साथ, तो वो भी संभल के चलेंगे। और राहुल गांधी का इस समय सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस के अंदर, इसलिए उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, ये भरोसा करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, आपको हमारी शुभकामनाएं। जी जी, प्रोफेसर जी आनंद कुमार नमस्कार। का कहना ये कि हम लोग नहीं चाहते भाई फिर से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, सरकार बने मोदी की, क्योंकि उनका कहना ये है कि किसानों के लिए काम नहीं किया, मजदूरों के लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम नहीं किया। फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। देखते रहिए द न्यूज़ 15।